हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये चैप्टर हम लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट के साथ समझ सकते हैं बिकॉज ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ये हमको मतलब देखा इन द सेंस हम लोगों ने सुना है, हमारे सामने हुआ है। हम इंडिया के रहवासी, तो हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और ये इट इज नॉट, इसको पढ़ाओ मत करो नॉट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ चैप्टर, इसको पढ़ो पार्ट ऑफ लाइफ। तुम्हारे इंडिया, आज हमारा जो इंडिया है वो से इंडिया बनने के पीछे कितना स्ट्रगल हुआ है, कितने सेक्रीफाइसेस हुए हैं, उसको ये चैप्टर बताता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ग्रैंड सल्यूट टू ऑल ऑफ देम। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो, एक कॉमन सी चीज समझना कि नेशनलिज्म हुआ कैसे, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे। हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप जब देखा था तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग वहां पर डेवलप करी, कि वहां पर उन्होंने माना कि नहीं, ये धरती मेरी माँ है। लाइक समझ रहे हो, ऐसा इंडिया में कब हुआ, क्यों हुआ, इसकी क्या, इसकी इसी डिमांड क्या है कि नहीं हमको नेशनलिज्म की चीज चाहिए था, ऐसा हम लोगों ने होना। देखो, ये तुम्हारे कोर्स के अंदर जो बताया वो अपन पढ़ने वाले। एक कॉमन सी चीज समझना कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, ये हम लोग को ब्रिटिशर्स नहीं देके गए। समझना, यहां तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, लेकिन ये एक चीज समझना कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, ये हमारे इंडिया में शुरुआत से थी। ठीक है, हम लोग का जब देश था ना, तब शुरुआत से ही हमको नेशनलिज्म की फीलिंग थी, अपने देश से प्यार था। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स ने जब 200 साल हमें राज किया ना, उस वक्त हमारी पूरी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। सारी चीजों को यहां पर उन्होंने क्या करा, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमको गुलाम बना के छोड़ा। गेटिंग मी? क्योंकि उनको पता था कि अगर इन्हें गुलाम बनाना है हमें, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो कि बहुत ज्यादा रिच थी। ठीक है, हर चीज में इंडिया रिच थी, तो अब इनको चाहते थे कि यहां पर ही राज करें। अब रिच क्यों होगा? क्योंकि आपके मोरल्स, आपके बेस, आपके फंडामेंटल्स, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। पॉइंट ये थी कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर यूरोपियन पावर जितनी भी आई, कि अगर हमें इंडिया पे कॉलोनी बनाना है, इंडिया पे राज करना है, तो इनकी फाउंडेशन तोड़ दो। तो उन्होंने क्या करा, हमारी सबसे पहले फाउंडेशन ब्रेक करी और फिर 200 साल तक हमारे को राज करा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भाई 200, अब फाउंडेशन टूटने के बाद भी पूरे लड़खड़ा रहे थे हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया रखा, इंडिया को एज अ पूरी सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया। तो वो क्या चीजें थी, वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लोगों का बलिदान इसके अंदर रहा है। ठीक है, तो जैसे जो भी हम लोग, सिंपल सी बात है कि इंडिया भी एक कॉलोनी थी, बहुत जैसे दूसरी दुनिया के पार्ट्स में यूरोप की कॉलोनी थी, ऐसे ही जैसे वियतनाम की बात बताई कि जैसे अलग अलग कंट्रीज की कॉलोनी थी, इंडिया भी किसकी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और यहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के तहत ही क्या हुआ, हमारे इसमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनीज थी, जो हम लोग जैसे कॉलोनी थी, और हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो बहुत ब्रूटल थी। ठीक है, हम लोग को बहुत ह्यूमिलिएट करती थी। तो इसके कारण क्या हुआ, नहीं हमको अब इतना ज्यादा ब्रूटल उन्होंने ह्यूमिलिएट करा कि अब नहीं, अब हमें क्या चाहिए, हमारा राष्ट्र चाहिए, हमारा देश चाहिए। तो people begin discovering their unity in the process of struggle within the colonies। colonies के अंदर ही उन्होंने अपना स्ट्रगल करना स्टार्ट करा। और ये इनिशियल फ्रॉम 1900, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो डेट्स आ रही है वहीं से हुआ, नहीं, फ्रॉम, तुम लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, 1857 में भी एक रिवोल्ट, विद्रोह हो चुका था। इस विद्रोह के पहले भी 20 साल पहले भी क्या हुआ है, यहाँ पर विद्रोह की बातें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जब से गांधी जी की एंट्री हुई तो ही तभी से हमारे इंडिया के अंदर एक नेशनलिज्म मिला। लेकिन एक चीज समझना कि गांधी जी की एंट्री होने से एक यूनिटी मिली। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेशन बोला गया कि यहां से इन्हें यूनिटी मिली, एक लीडर हमको मिला। पहले क्या होता था, हर कोई अपने अपने लेवल पे क्या करता था, यहां पर क्या कर रहा था, अपने अपने लेवल पे रिवोल्ट कर रहा था। ठीक है, कोई मालवा में है तो वो मालवा में अपने लेवल पर रिवोल्ट करेगा। ठीक है, डेक्कन में चला जाएगा तो डेक्कन में अपने लेवल पे करेगा, साउथ में जा रहा है तो हर कोई अपने लेवल पे, गुजरात में तो हर कोई अपने अपने लेवल पे, नॉर्थ पार्ट का है तो हर कोई अपने लेवल पे क्या कर रहा था, यहाँ पर रिवोल्ट कर रहा था। और अगर वो कोई अपने लेवल पर रिवोल्ट कर रहा है तो ये क्या कर रही है, भाई इधर कोई रिवोल्ट कर रहा है तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करेंगे, हर जगह की आर्मी लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी छोटा सा भी कुछ गलत हुआ तो ब्रिटिशर्स बुरी तरीके से इनको ह्यूमिलेट करते कि ये तो अब चुपचाप बैठ ही जाए, और ये चुपचाप बैठेगा तो इनको देख के दूसरे वाले भी उठेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये साउथ की मूवीज में क्या होता है, देखते ना, पहले ही चाटा इतनी तेज जलते हैं कि दूसरे तो आधे देखते ही भग जाते हैं
कि भाई वो इतनी तेज मार रहा है, हमारा क्या हाल करेगा, यही चीज ना। तो यही पॉलिसी ब्रिटिशर रखते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यही पॉलिसी को फॉलो करते थे। वो पहले ही ऐसी जगह पे इतना बुरी तरीके से अटैक करते थे, अगर यहाँ पर कोई भी छोटी सी भी हरकत करी, ठीक है, छोटा सा रिवोल्ट हुआ, तो बुरी तरीके से उसको सप्रेस करते थे, ठीक है, सीधे उसको क्या करते थे, फांसी चढ़ा देते थे, उसकी फैमिली को निपटा देते थे, ठीक है। हो क्या रहा है कि अब यहाँ इतना ब्रूटल रिप्रेशन हुआ इनके साथ, तो दूसरे लोग अपने आप ही भग जाते थे, बोले कि हम क्या ही करेंगे रिवोल्ट करके, ठीक है भाई जैसा वो राज कर रहे कर लेने दो। लेकिन जब से हमारे पास गांधी जी की एंट्री होती है, तब यहां पर क्या होता है, इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, पढ़ेंगे उस कंसेप्ट को आगे। इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि बोले हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हमको हिंसा करना ही नहीं है, नॉन वायलेंस अप्रोच से जाना है, ठीक है। यहां से तुम्हें पूरा नॉन वायलेंस पढ़ाया गया, अहिंसा बताया, सत्याग्रह कराया, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, ये चीजें बहुत अच्छे से हुआ, इससे बहुत फायदा भी मिला। लेकिन सिर्फ इसी से फायदा मिलना ये गलत है। हमारे हिस्ट्री में जो वायलेंस से फायदा वो उसको बताया ही नहीं है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आर्मी बनाई, ठीक है, 60,000 की आर्मी थी, ठीक है, याद रखना ये नंबर, 60,000 की आर्मी थी। इसमें से 24 से 26,000 सैनिक ने अपनी कुर्बानी दी है, देश को आजाद करने में इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और इस कुर्बानी को हमारे किसी भी हिस्ट्री में कहीं चैप्टर में बताया ही नहीं है, ठीक है। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, और सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हो, दुर्गावती की बात करते हो, बहुत लोग हैं जिनके सेक्रीफाइस को तुम्हारा चैप्टर बताता ही नहीं है। तो मेक श्योर इन चीजों को भी याद रखना, ये हमारे फंडामेंटल से ग्राउंड है, इन चीजों को मत भूलना। आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, क्या क्या चीजें बताई गई, ठीक है। तो यहां पर क्या करा इन्होंने, जैसा जो लोग अप्रेस करते थे, तो उसके अगेंस्ट में क्या करा, इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स जोड़े, गठन करे, और यूनाइटेडली, क्योंकि पॉइंट क्या मैंने तुमको बताया ना, पहले अलग अलग जगह से क्या करते, लड़ रहे थे, छोटा छोटा ग्रुप्स बना के लड़ रहे थे, कोई यूनिटी नहीं थी, टीम बिल्डिंग, टीम स्ट्रेंथ ये नहीं था, टीम स्पिरिट नाम की कोई चीज नहीं थी। और हर किसी के अपने अपने गोल्स से, अपने अपने इंटरेस्ट से, कि मुझे आजाद होना है तो मुझे इस चीज के लिए आजाद होना है, ठीक है। मैं सिर्फ मेरा एक छोटा सा एरिया आजाद कर रहा हूं, मेरा घर सुरक्षित है, बस वो चाहिए मुझे, पास में क्या हो रहा है वो नहीं देखना, कॉलोनी में क्या हो रहा है मुझे वो देखना नहीं है। लेकिन जब से इनकी एंट्री हुई, इन्होंने बोला कि बेटा तेरा घर तो सुरक्षित हो ही रहा है, वो तो तू देख, लेकिन तेरे साथ तेरा कॉलोनी, तेरी सिटी, तेरा देश, इसे भी तो हमको सुरक्षित करना है, हर जगह से इन्हों भगाना है। बात समझ रहे? तो यहां पर एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो कांग्रेस की लीडरशिप में उन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट स्टार्ट करा, एक यूनाइट करा देश को, और फिर वहां से हमारे देश में क्या हुआ, फ्रीडम की एक नया स्ट्रगल देखने को मिला, एक नया फेज देखने को मिला, और हम लोग क्या हो गए, नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमारे इसमें डेवलप होने लगी, और हमारा देश आजादी की तरफ बढ़ता गया। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड, अब यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। समझना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तुम लोग को पता है कि ये 1914 से 1918 तक, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड हुआ, तब इसके अंदर कौन था, ब्रिटिशर्स ने भी पार्टिसिपेट करा था, इनकी ही टीम जीती थी, ठीक है। इनकी जब टीम जीती थी तो कोई ना कोई टीम तो हारी होगी, ठीक है, लूजिंग साइड में कोई तो टीम होगी। तो जो लूजिंग टीम थी उनको बुरी तरीके से तुमने क्या करा, यहां पर उनके ऊपर ब्रूटल रिप्रेजेंट करा, इनके ऊपर बहुत सारा सामाजिक दबाव ठोक दिया, इनके ऊपर इकोनॉमिकली उनको लूट लिया। पॉइंट क्या था, क्योंकि हारे हैं तो तुमको ये करना है। अभी जैसे तुम लोग तुम पढ़ते होंगे कि भाई रशिया और यूक्रेन के अंदर झगड़ा चल रहा है। अब कल को मान लो रशिया जीत जाता है या रशिया हार जाता है, अगर रशिया जीत जाता है तो पूरी मतलब यूक्रेन है वहां पर कैप्चर कर लेगा, और कल को अगर यूक्रेन जीत जाता है यूएसए की मदद से, चाइना की मदद से, तो ये पूरा वॉर का जितना भी बर्डन है वो किसके ऊपर डाल देंगे, रशिया के ऊपर डालेंगे। तो सेम चीज है यहां पर भी। और जब यहां पर हुआ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जब उस फेज था 1914 से 1918 वाला फेज में, अब यहां पर ब्रिटिशर्स भी लड़ रहे हैं। इसके बाद वाला फेज तो समझो, लूजिंग साइड वाला पार्ट है वो भी आखिर में समझते हैं। अभी तो तुम इतना समझो कि 1914 से 1918 वाला जो फेज है, इस फेज में क्या हुआ। तो सर इस फेज में ये हुआ कि भाई साहब यहां पर ब्रिटेन लड़ा, और ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थे, इंडिया था, ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया था। तो अब जो ब्रिटेन के ऊपर जितना भी इनको वॉर का बर्डन था, इनको जो भी चीजें चाहिए थी, इन्हें मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से लेंगे, चलो बेटा इंडिया से लेकर आओ। इन्हें अगर आर्मी चाहिए, लोग चाहिए, कहां से लाओ, चलो बेटा इंडिया के पास से लेकर आओ। जितना नुकसान हो रहा है कहां से रिकवर करो, सारी रिकवरी करो इंडिया से,
ठीक है, तो ये एक चीज इन्होंने करी और इसके कारण जो हमारे बेचारे जो इंडियंस थे वो बहुत सफर करे। उन्हें लगा कि भैया नहीं यार, ये वॉर के समय तो ये लोग हमको इतना, ये लोग लड़ रहे हैं तो तुम जाके लड़ो ना, हमारी क्यों बारह बजा रहे हो। यहाँ इनकी भी बारह बजाना शुरू करे, इनके ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से इनके पास क्या करा, इनके ऊपर नई नई चीजें इंपोज करती गई। और जब ये इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पर आई जो नेगेटिव सेंस में था, उस कारण से सब लोगों के मन में गुस्सा पैदा हुआ और और वो जो गुस्सा पैदा हुआ उससे एक नई फ्रीडम की चीज देखने को मिली। चलो देखते हैं। इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली वॉर पीरियड में। सबसे पहला तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। लड़ कौन रहा है? ब्रिटेन। कॉलोनी कौन है? इंडिया। तो इंडिया के ऊपर भी अब किसका बर्डन आएगा? डिफेंस का। तो एक तो इंडिया, जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो क्या हुआ, यहां पर चीजों की जो बेसिक प्राइसेस थी, कॉमन प्राइसेस, वो भी बढ़ने लगे। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया कि जो, और सबसे ज्यादा हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, इसकी भी प्राइस बढ़ गई। हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तब जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो और ज्यादा बर्डन हमको ऊपर देखने को मिला। तो देखो फिर उसके बाद क्या बताया, फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। क्या देखा था कि भाई साहब उनको आर्मी की जरूरत, मैंने बोला था ना आर्मी की जरूरत है, कहां से लेकर आ जाओ इंडिया के पास लेने के लिए। तो भाई इंडिया के ऊपर से आर्मी। अब देखो दो चीज होती है, आर्मी में अगर मेरी देशभक्ति के लिए ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे मन से ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं आर्मी मान रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे हैं, तेरे को ज्वाइन करना हो चाहे नहीं करना हो, हमें वहां लोगों की जरूरत है, तू चल। तो यहां पर फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कर, तेरी इच्छा हो या नहीं हो हमसे मैटर नहीं करता, तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करा। इसी बीच जैसे ही वॉर खत्म हुआ, 1918-19 के आसपास वॉर खत्म हुआ, और इन फेजेस में 1819 2021 में यहां पर क्रॉप फेलियर हो गया। पहले ही तो देश, अभी देखो पहले ही तो इकोनॉमिक बर्डन था, ठीक है, वो जितना उधर उनको नुकसान हो रहा था सब यहां से रिकवर कर रहे थे। पॉइंट समझना कि जब इनके ऊपर क्रॉप, और ये इसको बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग, गरीबी में आटा गीला वाला सिचुएशन, वही सिचुएशन यहां हो गया कि पहले ही तो इनकी 12 बजा दी थी वहां पर वॉर एक्सपेंडिचर्स के कारण, दूसरे पे यहां पर क्रॉप फेल हो गया बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में। क्यों क्रॉप फेल हुआ? क्योंकि उस वक्त एक इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक आया, और जैसे अभी कोविड चल रहा था ना, तो ऐसे ही एक इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक आया और उसके कारण क्रॉप फेल हो गया। जब क्रॉप फेल हुआ तो जिसको यहां पर बताया कि सेंसस, जब 1921 का सेंसस देखते हैं तो 12 से 13 मिलियन लोग क्या हो चुके थे, इस फेमाइन की चपेट में आ गए थे, इस एपिडेमिक की चपेट में आ गए थे और उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो पॉइंट समझो कि यहां पर एक प्रॉब्लम तो वो दिखी, दूसरे नंबर पे क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। और क्रॉप फेलियर हुआ, चीजों की कीमतें बढ़ी, वो सब तो ठीक, लेकिन इन्हें क्या लगा था कि भाई ठीक है 1914 से वॉर चला, ज्यादा से ज्यादा 1918 तक चलेगा। अब इंडियंस को क्या लगा कि जब ये वॉर खत्म होगी, ठीक है, 1918 के बाद जब वॉर खत्म होगी तो ये हार्डशिप इनकी खत्म कर देंगे। लेकिन ये हार्डशिप अभी भी खत्म नहीं हुई, भले ही वॉर खत्म हो गई। क्या बोला था कि जैसे जैसे एक चीज कॉमन सी समझना कि जब शेर के दांत में खून लग जाता है तो क्या होता है, वो मानता है क्या? नहीं मानता है। सेम ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने करा। अब उनको दिख गया कि नहीं, यहां से हम ज्यादा और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी हार्डशिप खत्म नहीं करी, उल्टा और ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिला और बुरी तरीके से इनको ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट करा। फिर यहां पर एंट्री होती है हमारे गांधी जी की, और उन्होंने अपना आइडिया दिया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह जो इनकी फिलोसॉफी थी, ये ऐसा नहीं कि नई नई फिलोसॉफी अभी अभी आए थे ये, ठीक है। जब इन्होंने ये पहले ऑलरेडी अफ्रीका के अंदर इस फिलोसॉफी को यूज करके आ चुके थे, वहां उनको इसका फायदा दिखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब इस फिलोसॉफी का हम यूज इंडिया में भी करेंगे, और इट इज द नोवेल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है। अब सर ये सत्याग्रह का आइडिया क्या होता है, ठीक है, इस पे मीम भी बना था, तुम लोगों ने देखा होगा। अब ये सत्याग्रह का आइडिया क्या होता है? सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला वर्ड है सत्य और दूसरा नाम है आग्रह, ठीक है। तो सत्य का आग्रह करना इज नोन एज सत्याग्रह, ठीक है। अब इसका मतलब होता है पावर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, द पावर ऑफ ट्रुथ। और इन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी ने बोला कि अगर हम किसी नोबेल क्लास, मतलब नोबेल कॉज के लिए अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। हम बिना हथियार उठाए भी क्या कर सकते हैं, हम यहां पर फ्रीडम पा सकते हैं। क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला, हमको सिर्फ क्या करना है, सच के रास्ते पर चलना है। और जब हम लोग सत्याग्रह करेंगे तो हम सत्याग्रह में जो सामने वाला पार्टी है, ठीक है, जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, जैसे हम लोग के इंडियंस थे और दूसरे ब्रिटिशर्स थे, इससे समझो कि इंडियंस में इन्होंने क्या बोला कि हमें ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे, अगर मैं उनको गोली मारूंगा तो वो मुझे गोली मारेंगे, मैं एक मारूंगा तो वो 100 मारेंगे, ठीक है, बात समझना।
अगर यहां पर मैंने इनकी अंतरात्मा से बात करी, मतलब इनके अंतरात्मा को बताया कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो शायद वो क्या करेंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब हम आजाद कर देंगे हमें। तो ये एक चीज यहां पर देखने को, ये आइडिया था सत्याग्रह के पीछे गांधी जी का, ठीक है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, बात समझना कि अगर तुम्हारा जो कॉज है वो सही है, सत्य के प्रति है, ठीक है, इनजस्टिस के खिलाफ है, ठीक है, तो हमें कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेसर को फाइट करने के लिए। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिना एग्रेसिव हुए भी एक सत्याग्रही क्या कर सकता है, बैटल जीत सकता है नॉन वायलेंस के तहत। सिर्फ क्या करना है, आपको अपील करना है, अपील करना है जो अपोजर है उसकी अंतरात्मा से। क्लियर हो गया, उसे समझ में आएगा तो ऑब्वियसली छोड़कर चले जाएगा। अब यहां पर पीपल इंक्लूडिंग द अपोजर्स had to be persuaded to see the truth, बस हमको देखना क्या है कि जो अपोजर है उसे वो सत्य दिखना चाहिए कि नहीं हम लोग एक गलत कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ, आप उसको क्या करोगे, सच है ऑब्वियसली आपने हम पे ब्रूटली रूल करा है, लेकिन अगर मैं वॉयलेंस के थ्रू जाऊंगा तो शायद आप नहीं समझोगे। अगर मैं प्यार से जाऊंगा, आपकी अंतरात्मा को समझाऊंगा, बताऊंगा, तो क्या होगा, ये हम लोग वॉर बिना फोर्स लड़ाए ही जीत जाएंगे। यही आइडिया था, और इसी आइडिया से, ठीक है, ऑफ धर्मा ऑफ नॉन वॉयलेंस, इसने यूनाइट किया सभी इंडियंस को और यहां से वो आगे बढ़े, ठीक है। सबसे गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंट्री हुई। अब देखो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस चलेंगी, ये याद रखते चलना, अपन आखिरी में सीक्वेंस भी देखेंगे। पहला 1915 के अंदर, ये ईयर याद रखना, 1950 में गांधी जी आए। गांधी जी जैसे इंडिया आए, अब इनके पास आइडिया था सत्याग्रह वाला, इन्होंने इस सत्याग्रह वाले आइडिया से सीधे पहुंच गए 1916 के अंदर चंपारण में, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो चंपारण बिहार में पहुंच गए। और यहाँ पर किसके लिए उन्होंने लड़ा, तो भाई साहब जो भी वहां पर जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि वहां पर उनको इंडिगो का फोर्सफुल प्लांटेशन करना था, उसके अगेंस्ट ये गए, ठीक है, और यहां पर इन्हें जीत भी मिली। तो पहला इनको सक्सेस यहीं पर मिल गया सत्याग्रह का। 15 में आए, 16 में चंपारण पहुंचे और चंपारण में उनको सक्सेस मिल गई। जैसे ही उनको चंपारण में सक्सेस मिली, वो पहुंच गए 17 में, अगले ही साल वो सत्याग्रह के आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कहां गए, पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। पहला कहे चंपारण बिहार, दूसरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। यहां पर भी क्रॉप फेलियर था, और क्रॉप फेलियर किसका था, देखो अभी हम लोग जो आगे का क्रॉप फेलियर पढ़े वो ड्रिस्टा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वाला। ये यहां पर भी एक प्लेग आया था, ठीक है, तो प्लेग के कारण क्या हुआ, यहां पर भी क्रॉप फेलियर हुआ। और इन पीजेंट्स क्या चाहते थे कि जो हमको रेवेन्यू टैक्स पे करना, लगान, मूवी देखी ना, हमें जो लगान पे करना पड़ता है जो जमींदार को, जो सरकार को, वो हमारा कम हो जाए हमको, क्योंकि हम लोगों ने कमाया ही नहीं है, हमको तो जो नुकसान हुआ, प्लेग आ गया तो उसके कारण जो हमारा नुकसान हुआ, तो इस कारण से हमको नुकसान की भरपाई हो और हम यहाँ पर रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो इसमें इनको यहाँ पर दूसरे नंबर पे सत्याग्रह में इनको जीत मिल गई, ठीक है। फिर अगले ही साल पहला वापस, इसलिए मैं बताते जा रहा हूं, तुमको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। 15 में गांधी जी आए, 16 के अंदर कहां पर पहुंच गए, चंपारण। 16 के बाद 17 में कहां पहुंच गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। 18 के अंदर कहां पहुंच गए गांधी जी, अहमदाबाद, ठीक है। ये देखो यहां पर इन्होंने सत्याग्रह किसके अगेंस्ट स्टार्ट करा, किसके साथ स्टार्ट करा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट किसके साथ, मिल वर्कर्स के साथ लेकर इन्होंने स्टार्ट करा। तो यहां पर कि उनको वेजेस बढ़े, उनके तब बुरी तरीके से उनके साथ जो बिहेवियर होता है वो ना हो, उनको मेनली वेजेस की इशू था। तो यहां पर तीन चीजें हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज देख ली। 15 में आए, 16 के अंदर चंपारण, 17 के अंदर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और 18 के अंदर अहमदाबाद। और ये तीनों ही जो इनके क्या बोलते हैं मूवमेंट्स रहे, ये बहुत सक्सेसफुल सत्याग्रह के आइडिया पे चले। तो अब जब सत्याग्रह का आइडिया चला, तो इस सत्याग्रह में बोलते ना कि अगर मैंने कोई एक स्टेप ले ली और अगर वो सही निकली तो क्या होता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था, ठीक है। आगे बात समझते हैं। 1919 में कौन सा एक्ट आ गया, रॉलेट एक्ट, और ये बहुत बुरी चीज थी। रॉलेट एक्ट के अंदर क्या होता है, फोटोग्राफ से भी तुमको समझ में आ रहा होगा कि रॉलेट एक्ट में पावर किसको दे दी गई, पुलिस को। पुलिस को ये पावर दे दी गई कि जो भी कोई व्यक्ति अगर अगेंस्ट में जा रहा है सरकार के, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कुछ भी चीज कर रहा है, तो आप उसे जेल में डाल सकते हो 2 साल के लिए बिना किसी प्रायर नोटिस के, ठीक है। उसके बाद आगे की बात समझेंगे कि गलत था सही था वो छोड़ो, आपको ये रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर आ गया। अभी सीक्वेंस चल रहा है ना, तो देखो
दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनमरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्योंकि अब यहां पर क्या बोल रहा था, यहां सत्याग्रह से उनको फायदा देखने को मिला, तो अब लोगों ने क्या करा, अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज बूस्ट अप करना स्टार्ट करी उनके अगेंस्ट। और ब्रिटिशर्स 1857 की क्रांति पहले ही देख चुके हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमको हमारे अगेंस्ट किसी को जाने ही नहीं देना है। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, रॉलेट टैक्स लगा दिया, और यहां पर बिना किसी परमिशन, बिना किसी प्रायर नोटिस के आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ये चीज इनको क्या लगा, पसंद नहीं आई गांधी जी को। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि ये नॉन वायलेंट तरीके से इसको क्या किया जाए, एक जो अनजस्टिस हुआ है उसे स्टार्ट किया जाए। और उन्होंने यहां पर हड़ताल 6 अप्रैल को शुरू कर दी और उसका नाम रखा सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, यहां पर रैलीज ऑर्गेनाइज होने लग गई बहुत सारी सिटीज के अंदर। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करा कि अब क्या करेंगे, अब ये जैसे ये तो करंट फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, लेकिन हाँ ये समझ लो कि रैलीज स्टार्ट कर दी गई इनके द्वारा। लोकल लीडर्स ने भी क्या करा, उनको अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये अगर ये कर रहे हैं तो हम तो सरकार है ना, हम तो इनकी और 12 बजा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अलग अलग जहां से भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिना कुछ इंफॉर्मेशन के उनको घेर दिया और उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। ठीक है, अब उनको दिल्ली में एंटर करने के लिए मना कर दिया कि आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज चल ही रही थी अभी तक, बात समझना, ये चीज चल ही रही थी। इसमें अप्रैल 10 के अंदर क्या हुआ, पुलिस के पास तो नंबरस पावर आ गई ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो लोग पीसफुली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इनका पहले ही आइडिया, इनका मुख्य आइडिया क्या है, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो नॉन वायलेंस, जो लोग पीसफुली प्रोसेशन कर रहे थे, तो पुलिस ने क्या करा, उन पे फायर कर दिया। जब पुलिस ने इन पे फायर करा तो लोगों की सनकी, बोले अब नहीं होना भैया, बहुत हो गया। तो पुलिस ने क्या करा, पुलिस जब कॉमन लोग थे उन्होंने बैंक्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट, वहां जाके भयंकर क्या करने लगे, वहां पर उनको जलाने लग गए, वहां पर अटैक्स करने लग गए। तो जैसे ही ये हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहां पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया और जनरल डायर ने क्या कर लिया, अपनी कमांड ली। यहां पर आता है एक बहुत दर्दनाक सीन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो पीसफुल रिप्रेशन था उसके अगेंस्ट ये लोग गए, ये इन्होंने आर्मी ने क्या करा, उन पे गोलियां चलाई। गोलियां चलने में पुलिस वालों ने क्या, जो कॉमन लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अलग अलग जगह जाकर वहां पे क्या करना, अटैक करना स्टार्ट किया। यहां पर सरकार ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। अब सर मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ ये एक प्रकार से मिलिट्री, जब प्रेसिडेंशियल रूल होता है, मिलिट्री पावर, यहां पर ऐसा समझ लो कि मिलिट्री को सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर दे दी जाती है कि शूट एट साइड कर दो, मतलब इतनी ज्यादा पावर मिलिट्री के हाथ में आती है। और पावर किसको दे दी, यहां पर जो जनरल डायर थे उनके हाथ में। ये चीजें भाई अभी तो नोटिस पास ही करा है, हर किसी को पता है क्या ऐसा हुआ है, नहीं, ये चीज नहीं पता थी। और फिर इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग का। ठीक है, इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मसाकर। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मसाकर हुआ। और इसके अंदर ये फोटोग्राफ तुम नहीं डिटेल में दिख पा रहा होगा, बट ये चीज समझना कि जब ये बताते ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी सीन हुआ था। यहां पर बैसाखी के मेले के लिए कुछ लोग सिर्फ इकट्ठा हुए थे, ठीक है, जिन्हें पता भी नहीं था कि शहर में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। मतलब बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग यहां थे। और जनरल डायर ने हैवानियत दिखाई और उसने क्या करा, ओपन फायर कर दिया, गेट्स ब्लॉक करे, ओपन फायर। जो लोग भी देखो यहां पर, हाँ कुछ लोग जरूर थे जो इस बैसाखी के आइडिया के, उन्होंने अपना बैसाखी सेलिब्रेट करना था, लेकिन कुछ लोग अपने आइडिया को रख भी रहे थे कि नहीं हमें आजादी जाना है, स्ट्रगल करना है, कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। लेकिन बाकी तो लोगों को पता ही नहीं था और उनपे ओपन फायर करवा दिया। और इस बात का जनरल डायर को 1% का भी दुख नहीं, कोई गम नहीं। उसने यहां पर बुरी तरीके से क्या करा, वहां पर बंदूकी से गोलियां पड़, बहुत लोग मरे, बहुत जाने गई वहां पर। आज भी तुम लोग अगर जलियांवाला बाग में जाओगे तो वहां पर तुमको ऐसे बुलेट्स के निशान देखने को मिलेंगे। कुओं में से वहां पर लाशें जम गई थी, कुएं के अंदर जो पानी पीने का था। बहुत दिन ऐसा बोलते हैं कि बहुत दिनों तक खून का पानी भी लोगों तक पहुंचा था, मतलब इतनी मौतें हुई थी वहां पर। समझ रहे हो कैसी बात बता रहा हूं मैं। तो ये इसने इंपोज कर दिया और यहां पर ब्रूटल, वहां पर बहुत बुरी तरीके से अपनी हैवानियत दिखाई। ठीक है, और जनरल डायर ने क्या कहा, ये है भाई साहब जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या बोला, मैंने ऐसा करा तो इसीलिए करा क्योंकि मैं लोगों के मन में डर डालना चाहता हूं। मैं बता रहा था ना, पहले ही चांटा ऐसा जड़ो कि सामने वाला दूसरा के लिए रेडी नहीं भागी जाए, यही काम करा। लेकिन यहां ये फेल हो गया। यहां पर इसने क्या करा, यहां पर ओपन फायर करवाया। ओपन फायर करवाने के बाद लोगों के हंड्रेड्स, यहां पर हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स में लोग मरे। ठीक है,
जब यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ डेटा है, थाउजेंड्स में लोग मरे, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, सिर्फ एक, उसने बोला कि मेरा यहाँ पर एक इफेक्ट था कि यहाँ पर मैं चाहता हूं कि लोग, ये मोरल इफेक्ट बाद में आना, मैं चाहता हूं कि लोग क्या करें, मैंने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करें, ठीक है, लेकिन हिज ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड एवी। क्लियर हो गया? तो उनके मन में टेरर वाला डर, ये डर पैदा करने के लिए भाई साहब ने करा, इसको मोरल इफेक्ट बोला उस भाई ने, ठीक है ना, समझो आगे। अब जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड होती है पूरे, यहाँ इसकी क्या प्लानिंग थी मैं बताता हूं, पहला चाटा मारो तो सब चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि सत्याग्रही का आइडिया बहुत बूस्ट चल रहा था, यहां पर ये फेल हो गया। जैसे ही आइडिया मार्केट में पहुंचा, न्यूज पहुंची, आग की तरह फैल गई, और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर अब क्या होने लगा, स्ट्राइक्स होने लग गई, क्लैशेस होने लग गए, पुलिस के साथ लोग अटैक करने लग गए, और लोग अब वायलेंट होने लगे, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट भी चुप कहां बैठी थी, गवर्नमेंट ने भी क्या करा, 12 बजे इनकी, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे ही वायलेंस स्टार्ट, जो वायलेंस हुआ खतरनाक तरीके से, तो सर गांधी जी ने क्या करा, जो रॉलेट सत्याग्रह था उसे कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। तो यहां पर हुआ रॉलेट जो एक्ट था उसका, जो सत्याग्रह था उसको कॉल ऑफ करना। अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हुए क्या हुआ, अब खिलाफत मूवमेंट आया, दूसरा बड़ा मूवमेंट। अब सर ये खिलाफत मूवमेंट में क्या था, और ये दो लोग कौन बताए थे, ठीक है। तो ये दो अली ब्रदर्स है, इनको अली ब्रदर्स बोला जाता है, ठीक है। अब अली ब्रदर्स ने इनकी क्या भूमिका निभाई समझो। जब फर्स्ट वर्ल्ड खत्म, मैंने तुमको स्टार्टिंग पे स्टोरी बताई थी, कोई जीतेगा तो कोई तो हारेगा, कोई हारेगा तो उसके ऊपर ब्रूटल तुम लोग को इंपोज करोगे ही करोगे। यहां पर हारा कौन, जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसको तुम ऑटोमन टर्की भी बोलते हो, जो कि टर्की वाले रीजन में था, ठीक है। बहुत बड़ा एम्पायर फैला हुआ था, देखो जरा फोटोग्राफ आता है, ये रहा तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर। एशिया का पार्ट कवर रखा था, कुछ पार्ट यूरोप का कवर कर रखा था, कुछ नॉर्थ अफ्रीका का कुछ पार्ट कवर कर रखा था। तो इतना बड़ा ऑटोमन टर्की, ऑटोमन एम्पायर, ये हार गया। और ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर होता है उसे बोला जाता है खलीफा, ठीक है। इस खलीफा को इस्लाम के अंदर बहुत, मतलब इनके लीडर, ठीक है, भगवान के बाद यही हैं। तो जो खलीफा थे इनकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। अब क्या करा, यहां पर ये रूमर्स मार्केट में फैल गए कि इनके पीछे हार्श पीस ट्रीटी इनके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, जो कौन था, स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर जैसे ही खलीफा के ऊपर यहां पर अब तुम लोग इंपोज करेंगे तो क्या हुआ, एक खिलाफत कमेटी बन गई, ठीक है। बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनी, जिन्होंने, अब ये किसके अगेंस्ट जाना है इन लोग को, ब्रिटिशर्स के, कि नहीं भाई साहब आप ये इंपोज मत करो, ठीक है, क्योंकि उनके लीडर है, ऑब्वियसली बात है। यहां पर जब खिलाफत लीड मूवमेंट हुआ तो उसको लीड किसने करा, दो ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसीलिए मैंने नाम बोला अली ब्रदर। तो दो ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा। और यहीं पे गांधी जी को दिखी अपॉर्चुनिटी। गांधी जी ने क्या देखा कि अगर मुझे देश से लड़ना है, देश मतलब देश को आजाद कराना है, ठीक है, तो ये देश बनना चाहिए। मतलब इस देश में जितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, हर एक डाइवर्सिटी का एक ही गोल होना चाहिए कि हम कैसे भी करके देश को आजाद करें, हम सब एक हैं, यूनिटी होना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति, अकेले में तो फटती है। तो यही चीज याद रखना कि यहां पर इन्हें यूनिटी चाहिए, और इनको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी यहां पर। बोला क्या कि अगर मुस्लिम्स हैं उन्हें और हिंदूज को, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को, दो बड़ी जात समझ लो, दो बड़ा एरिया, इन दोनों का अगर एक अम्ब्रेला के अंदर लाना है, तो इन दोनों का अगर एक अम्ब्रेला में लाना है, तो ये मूवमेंट एक नेशनल वाइड मूवमेंट हो सकता है, और यहां पर हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो गांधी जी मिले, गांधी जी ने बोला चलो एक काम करते हैं भैया, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब आपके वहां पर हो रहा है हार्श ट्रीटी इंपोज करने वाले हैं, तो हम वहां पर आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारा यहां पर सपोर्ट कर दो। तो क्या हुआ, एट द कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, सितंबर 1920 में उन्होंने क्या करा, उन दोनों ब्रदर्स को कन्विंस कर दिया और एक नया मूवमेंट स्टार्ट करा, जिसका नाम रखा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। यहां पर आगे देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर दी स्वराज। अब इसका नाम क्या रखा है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। समझते हैं जरा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ। In Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians। बात समझना, एक कॉमन सेंस की बात समझना कि ब्रिटिशर्स कहां के,
यूरोप के दूर, ठीक है। इंडिया कहां, इधर कहीं दूर। ब्रिटिश के सारे लोग आ गए थे हमसे लड़ने? नहीं, ये सिर्फ कुछ लोग आए थे यहां पर लड़ने के लिए। इनको सपोर्ट किसने करा? हम लोगों ने। अतिथि देवो भव वाली पिक्चर, यहां पर हमने इन्हें सपोर्ट करा तो गांधी जी ने बोला कि भाई साहब अगर ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस ने उन्हें कोऑपरेट करा है। कर दो नॉन कोऑपरेशन, उनकी चीजों को यूज ही मत करो, उन्हें कोऑपरेटिव तो कब तक करेंगे? साल 2 साल फल में फाड़ी हो जाएगी, मतलब भाग जाएंगे। तो ये एक कॉमन सी चीज गांधी जी का आइडियोलॉजी रखी, तो इस आइडिया पे उन्होंने वर्क करना शुरू करा, ठीक है। अगर इंडियंस रिफ्यूज कर देंगे ब्रिटिश को कोऑपरेट करना तो ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा विद इन एन ईयर, ठीक है, 1 ही साल के अंदर खत्म हो जाएगा और स्वराज हमारे इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। मूवमेंट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट, अब देखो क्या होगा, किस तरीके से आप नॉन कोऑपरेट करोगे, तो जैसे जो भी अगर आपको टाइटल जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था तो उन्होंने टाइटल रिटर्न कर दिया, या फिर आपको हर चीज को बॉयकॉट करना है, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना है, आर्मी में नहीं जाना है, पुलिस में नहीं जाना है, जो भी आप काम करो, लेजिस्लेटिव, इलेक्शंस, काउंसिल्स, कहीं स्कूल, कुछ भी, कोई भी फॉरेन गुड, आप सबको क्या करना है, उन्हें कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुआ भी, ठीक है। मैनी विद इन द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू द बॉयकॉट ऑफ दिस, इन्होंने क्या देखा, टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर, उन्होंने बहुत 1920 में जो इलेक्शन था, बहुत सारे लोग की इच्छा थी कि यार हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा कुछ होगा, लेकिन ये चीजें डिसाइड हुई कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो यहाँ पर फाइनली जब कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, तो ये डिसाइड करा कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें अडॉप्ट करना है, और इस नॉन कॉपरेशन में इनको सपोर्ट मिल गया किसका, खिलाफत मूवमेंट का, मतलब जो उन्होंने स्टार्ट करा था, तो इसका नाम, नया नाम दे दिया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब देखो जरा, इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड से डिफरेंट मायने थे, हर किसी के अपने अपने इसके साथ वो थी। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 में, तो इसमें अलग अलग तरीके से, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये तुमको समझना भी है, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज थे, अलग अलग इंटरेस्ट थे, और उन्होंने अपने साथ कोऑपरेट करा। किसके साथ? इंडियंस के साथ कोऑपरेट करा। किसके लिए? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिशर्स के लिए। पहला किसके लिए, कहां पर देखने को मिला? टाउन्स के अंदर इसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिला, वहां पर मूवमेंट टाउन्स में कैसा रहा। दूसरे नंबर पे कंट्री साइड में, मतलब गांव में किस तरीके से इसका इफेक्ट देखने को मिला। और तीसरे नंबर पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका क्या इफेक्ट देखने को मिला। तो 3 अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स हुआ, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ एक्शन। तो क्या हुआ, सबसे पहला पढ़ते हैं द मूवमेंट इन दी टाउन्स। अब जरा टाउन्स के अंदर मूवमेंट क्या करना, यहां टाउन के अंदर, शहरों के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला, ठीक है। सिटीज के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला स्टार्टिंग में, समझना आगे की बात, ठीक है। जितने भी लोग थे सबने बेहतरीन तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे लॉयर हो, इन्होंने तो अपने स्टडीज पे गिव अप कर दिया, नौकरियां छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी, और क्या कर दिया, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए। बेहतरीन नारेबाजी चल रही है, और इन्होंने क्या बोला कि अपनी काउंसिल इलेक्शंस भी क्या कर दिए गए, बॉयकॉट कर दिए गए। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया कि लेने ही नहीं, खादी पहनेंगे हम, ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा। लिकर शॉप्स वर पिकेट। अब यहां पर क्या हुआ, हर जगह इन्होंने क्या करा, बुरी तरीके से यहां पर इन्होंने इसका अपोजिशन करा, ठीक है। जितने फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, ये इवन आधे हो गए इस पूरे 1 साल का 1920-21 जो फेज था, मतलब 2 साल समझो, 21-22, इसके अंदर यहां पर जितना इंपोर्ट हम लोग करते थे 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आसपास पहुंच गया। बहुत फायदा देखने को मिला, नुकसान किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को, ये इनको मजा आ रहा है। तो पहला एक तो इनको देखने को मिला कहां पर, जो टाउन्स के अंदर। अब जरा समझो, टाउन्स के अंदर इसके कुछ ऑब्स्टिकल्स भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि टाउन्स के अंदर सब बेहतरीन लगे जा रहे हैं, उनको कुछ नुकसान है, कुछ अड़चन ही नहीं आई। तो भाई साहब अड़चने भी आई। सबसे पहली अड़चन जो देखने को मिली, इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश क्लॉथ था उसे इंपोर्ट करने के लिए मना कर दिया, बोला हम तो खादी पहनेंगे। सबसे बड़ा नुकसान इनको यही देखने को मिला। कब तक हम लोग रिच थे क्या, थे उस फेज में, थे क्या, नहीं। पॉइंट समझना कि अब यहां पर जो प्रॉब्लम थी हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लोथ्स की, वो नहीं हो पा रही थी। हमको एक तो महंगा, जो खादी था ऑब्वियसली हाथ से बनाया जाता था तो महंगा पड़ता था। अब चूंकि ये महंगा पड़ रहा है तो क्या होगा, लोग को ना चाहते हुए भी उस पर दूसरे क्लॉथ सब्सटीट्यूट पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक सब्सटीट्यूट बनाए
जब तक मील्स बनाए उसको स्टैब्लिश करें, तब तक के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो पुअर पीपल ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाए और उनको कहां पर जाना पड़ा, उन्हें जो इंपोर्टेड गुड्स थे उसके पास जाना, बिकॉज दे आर सिंपल, सस्ते थे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, एक तो प्रॉब्लम इंपोर्ट गुड्स के ऊपर हो गई, दूसरे नंबर पे क्या प्रॉब्लम आई कि जब इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को अपोज करा, ठीक है, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस बंद करी, तो क्या करेंगे ये? अभी लॉकडाउन लगा 3 महीने का, भूखे मर गए थे ना, हालत कैसी हो गई थी पता है ना तुम लोग को, इंडिया की कैसी हालत है, तो बुरी तरीके से कितना प्रॉब्लम देखने को मिला। तो ये लोग तो अपनी इच्छा से चल रहे थे, यहाँ तो सरकार ने कितना ज्यादा कोऑपरेट करा लोगों को। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कब तक पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे? स्टूडेंट्स को मजे, ऐसा नहीं मजे थे, स्टूडेंट्स कब तक पढ़ाई नहीं करेंगे? टीचर्स बेचारे कब तक नहीं पढ़ाएंगे? जब तक पैसे कहाँ से आएंगे? लॉयर्स कब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो धीरे 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 क्या होने लगा, ये मूवमेंट स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन था ही नहीं जिसकी वो प्लेस ले सके, और यहाँ पर ये मूवमेंट अब क्या होने लगा, स्लो होने लगा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या, स्कूल जो स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, वो अपने वापस अपनी जगह पे जाने लगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पर यहाँ पर प्राइवेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, या इंडियंस के लिए कुछ चीज़ नहीं देखने को मिली थी, ठीक है। तो जो बैक सब अपने जॉइंट वर्क एंड वेंट टू द गवर्नमेंट कोर्ट्स, लॉयर्स वॉयर्स ने, तो एक चीज है। ये पहला पार्ट पड़ा टाउन लेवल पे, टाउन लेवल तक की बात क्लियर है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात पढ़ी थी कंट्री साइड में, सिटीज का क्लियर हो गया, कंट्री साइड में भी इनकी अपनी इच्छा थी, ठीक है। तो जो अवध पीजेंट्स थे, इनको किसने वर लेड बाय दी रामचंद्र, ठीक है। तो यहां पर रामचंद्र जी ने क्या करा, यहां पर इनको लीड करा। कौन थे ये? एक सन्यासी थे जिन्होंने अर्लियर वो कहां थे, फिजी में गए थे, और एज एन इंडेंचर्ड लेबर, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, जो ये कौन थे भाई, रामचंद्र एक इंडेंचर्ड लेबर थे, बॉन्डेड लेबर थे, फिजी के अंदर थे, ठीक है। ये वहां से आए, उन्होंने लेबर्स के साथ जो ब्रूटल रिप्रेशन हुआ, लेबर्स के साथ जो हार्श चीजें होने लगी वो देखी, तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब, हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनकी लीडरशिप के अंदर यहां पर देखा कि पीजेंट्स ने क्या करा, यहाँ काम करना पड़ा। पीजेंट्स को काम क्या करना पड़ा, पीजेंट्स क्या करते थे बस समझो, एक होता है लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड के फार्म पे कौन जाता है, पीजेंट जाता है। पीजेंट लैंडलॉर्ड के फार्म पे जाता है और क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है, मतलब एक प्रकार से मजदूरी कर रहा है, उसको पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी तरीके को पैसे नहीं मिल रहे, अपनी जमीन पे कुछ लोग तो बेचारे नौकर गुलाम बन गए थे, तो ये एक बहुत बुरी चीज देखने को मिल रही थी। तो पीजेंट्स ने भी क्या करा, उन्होंने मांगा कि नहीं, हमें क्या होना चाहिए, हमें भी पैसा इंपॉर्टेंटली मिलना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट इनको पैसा मिलना चाहिए। फिर अबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ जो अप्रोसिव लैंडलॉर्ड्स। अब समझना, यहां पर जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, ये इनको जो ब्रूटली इनके ऊपर हार्श ट्रीटीज, हार्श ट्रीटी इन द सेंस जो इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, जो इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते, बोले कि हमारे साथ ये नहीं होना, ठीक है। तो ये कौन थे, ये बात कर रहे हैं तुम्हारे जो गांव साइड में, तो इन्होंने अपनी इस इच्छा से गांव से लड़े, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी ये अब ये क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज है, नाई धोबी बंस। अब यहाँ पर क्या हो, नाई धोबी बंद मतलब नाई मतलब जो बार्बर, और धोबी जो कपड़े धोता है, समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये नाई धोबी बंद भी होने लगा कि नहीं, अब जो नाई है और जो धोबी है, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, अंग्रेज के बाल नहीं काटेंगे। और ये इनकी मेन एक चीज याद रखना कि ये बहुत अच्छे से याद रखना कि इनकी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, इनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। पहला, या तो हमें पहला एक तो सैलरी बेस पे जो हमको पैसा ज्यादा मिले, दूसरे नंबर पे जो टैक्स हमें सरकार को, लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि सरकार भले लैंडलॉर्ड से लेती है, उनके नजर में तो किसको दे रहे हैं वो लोग, लैंडलॉर्ड्स को। तो बोले कि हम चाहते हैं कि रिडक्शन हो रेवेन्यू में, हमको उनको टैक्स कम देना पड़े। तो इनकी लड़ाई किसके ऊपर, लैंडलॉर्ड से। तो इन्होंने नाई धोबी बंद किसके अगेंस्ट करा, सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट, ठीक है। ब्रिटिशर्स को भी सर्विसेज, तो इन्होंने बताया कि पंचायत में इन्होंने ये कर दिया कि हम इनको बार्बर्स और वॉशरमैन की सर्विसेज हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। फिर वो नॉन कॉपरेशन का एक पार्ट, जब अब ये क्या हुआ, इन 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड इन द विलेजेस एंड अवध एंड टॉकिंग टू द विलेजर्स। अब यहाँ पर गए, विलेजर्स से बात करी, और बाय अक्टूबर में क्या हो गया, अवध किसान सभा बनी, और इसके अंदर इसके कौन लीडर बने, इनके लीडर बने जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, और जो दूसरे अदर मेंबर्स है बाबा रामचंद्र की ही लीडरशिप के अंदर बने थे। तो इस लीडरशिप में बने और इन्होंने क्या करा, एक कमिटी बनाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये इसका ही नेक्स्ट पार्ट आगे समझते क्या आया भैया,
As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, बाजार्स वर लूटेड एंड जितना भी ग्रेन्स था, ठीक है, उसको भी होर्डिंग्स उनके क्या खत्म करा, इन लोगों ने लेने लगा, ताकि क्या हो भाई, अब इन्हें पैसा ना देना पड़े। इनका पेन पॉइंट था ये सब गांव में चल रहा है, ठीक है। और द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू अ सेक्शन टू अ सैंक्शन एक्शन एंड एस्पिरेशंस। अब यहां पर भयंकर बात चल रही है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अब हम महात्मा, इन द नेम ऑफ महात्मा मतलब गांधी जी के नाम पे इन्होंने क्या करा, इनकी क्योंकि एक अलग डिजायर थी, ये चाहते थे कि भाई गांधी जी जो है ये अब हमको क्या कर देंगे, जितना हमारा ये गांव में हमारे साथ ब्रूटल रिप्रेशन हो रहा है इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं इन द गुडिम हिल्स, ठीक है, या इन द गुडिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन दी अर्ली 20s। अब ये देखो गोरिल्ला मूवमेंट इसको क्या बोलते हैं, शिवाजी महाराज की थी टेक्निक। क्या करते थे, अब गांधी जी ने क्या बोला कि हमें वायलेंस नहीं करना है, पर इनको ये बात समझ नहीं। इन्होंने क्या करा, छुप के वार करना, मिलिट्री के साथ के पीछे छुप के क्या करते थे, वॉर करते थे। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको, अब उन्होंने यहाँ पर क्या पिक्चर कर दी कि जब यहाँ पर हिल्स के अंदर ये बात चल रही है तो उन्हें लार्ज फॉरेस्ट एरिया को क्लोज करा कि यहाँ पर अब लोग एंटर नहीं करेंगे, अपने जो कैटल्स हैं उनकी ग्रेजिंग नहीं कराएंगे, और यहाँ पर कोई भी फायर फूड और फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। इनमें से एक नाम बहुत आता है, अल्लू सीतारमन राजू, एक साउथ में मूवी भी बनी है इनके ऊपर, ठीक है। तो अल्लू सीतारमन राजू कौन थे, ये ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसे सुपर पावर थे, मतलब भगवान सरीके कि इनको तो इवन ये गोली भी लग जाए तो ये सर्वाइव कर पाएंगे, इनको ऐसा यहाँ पर स्पेशल पावर्स ऐसा माना गया उन लोगों को बुक में, ठीक है। इन्होंने भी क्या करा, ऐसा बोलते हैं कि ये इनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही जाते हैं, ठीक है, लोगों के मुखिया बन गई है। तो यहाँ पर इन्होंने भी क्या करा, इनको सपोर्ट करा, ठीक है। ये देखो ऐसी मूर्ति भी तुमको देखने को मिलेगी। इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने बहुत महात्मा गांधी से बात करी और क्या करा कि अब यहाँ पर लोगों क्या करेंगे, खादी पहनेंगे और ड्रिंकिंग हैबिट को गिव अप कर देंगे। लेकिन थोड़े ही समय में ये अरेस्ट हो गए और ये सिर्फ अब एक किताबों के अंदर देखने को मिलते हैं। उन्होंने यही बताया कि बट एट द सेम टाइम he asserted that India could be liberated only by the use of force। ये इन्होंने समझा, बात समझना भी हारेंगे, बताता हूं क्या माना इन्होंने कि अब हम नॉन वायलेंस तरीके से यहां पर नहीं जीत सकते। लोगों को क्या मानना था कि ये इन्होंने जो बोल दिया वो सही है, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो सुपर पावर्स है। तो पॉइंट ये आ गया। तो अब इनकी बात सुन के क्या हो गया, यहां पर पुलिस स्टेशंस पे अटैक हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको किल करने लगे, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स को यहां पर स्टार्ट करने लगे स्वराज को अचीव करने के लिए, और यहां पर राजू को कैप्चर कर दिया गया, 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और अब सिर्फ ये एक फोक टेल के हीरो तक ही रह गए हैं।